एक मिनट का रिकैप लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एजेंसी लॉ। एजेंसी लॉ के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें एजेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। जब तक एजेंट नहीं होगा, प्रिंसिपल बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट, अब टोयोटा जापान में बैठ के पूरी दुनिया के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो 3 लोग होते हैं इसमें, एजेंट, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी, राइट। फिर हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे पहले कौन सा रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एजेंट और। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट अभी याद आई मुझे, लास्ट क्लास में कौन नहीं था? आप थे लास्ट क्लास में? नहीं नहीं, पीछे जो बैठे हैं आपके, और अभी भी फोन पे लगे हुए यार। अच्छा, आपने रिकॉर्डिंग सुनी है? तो यार देखें, जब भी इस तरह, एक तो कोशिश करें क्लास मिस ना हो, और अगर मिस हो रही है फिर तो लाजमी रिकॉर्डिंग सुन के आए। फिर अभी तो आप बीच में आ गए एकदम, आप कैसे पता चलेगा? आपकी तो 2 रकअतें निकल गई। अब सजदा साहब कौन करेगा? है हम तुम करोगे तो चलें, कजा ना हो जाए ना चक्कर में, ज्यादा नहीं करो। सुनो मुझे, मैं समझाने की बात ये कि भाई एक तो छुट्टी ना करें, छुट्टी करें तो रिकॉर्डिंग जरूर सुन के आए, वरना बहुत फर्क आएगा आपकी पढ़ाई के अंदर, ठीक है। फिर हमने कहा था एजेंसी रिलेशनशिप कैसे बनता है, तो हमने कहा थी 5 तरीके हैं। एक्सप्रेस हमने पढ़ लिया था, राइट, लिखकर बताना इम्प्लाइड एक्शन के जरिए। अभी तो हम रिकैप कर रहे हैं, हमने लास्ट पढ़ चुके हैं। नेसेसिटी, ये भी हमने पढ़ लिया था। राटिफिकेशन, ये हम पढ़ लेते। सो एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है, इसका चौथा पॉइंट है राटिफिकेशन। राटिफिकेशन का मतलब होता है एग्रीइंग समथिंग लेटर ऑन, बाद में किसी चीज पे एग्री करना। क्या? बाद में। यानी कि पहले हमने इसमें क्या एग्जांपल दी थी मैंने आपको, ये हम पढ़ चुके हैं कि वो एजेंट ने घर दिखा दिया था, मालिक मकान घर पे मौजूद नहीं था, और उसने बायर्स को दिखाया और एक से बात भी डन कर ली। पे 4 करोड़ का घर तय हो गया था कि घर बेचेंगे, और कमीशन वमीशन ये वो। तो उस वक्त मालिक मकान ने गुस्सा किया था, लेकिन बाद में वो मान, तो जब बाद में मान गया तो उसको क्या कहेंगे? एजेंट बाय। याद आया सब कुछ ये? ठीक है जी। लेकिन रेटिफिकेशन होने की कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है। इन कंडीशन में से अगर एक भी मिसिंग होगी, एक भी, तो रेटिफिकेशन विल नॉट अकर। नंबर फर्स्ट कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। लॉ कहता है रेटिफिकेशन जब हो रही है तो उसके लिए जरूरी है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इनिशियली, किसके दरमियान? स्टेट एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान, उस वक्त प्रिंसिपल का दुनिया में एग्जिस्ट करना जरूरी है और था। दूसरा, द प्रिंसिपल मस्ट हैव हैड लीगल कैपेसिटी। क्या होती है? देखें, आपसे कोई पूछे भाई आपका घर कहाँ है, आप बोलेंगे सर ये मेरा घर, ये रहा, जो भी आपका घर है। तो हम बोलेंगे लाओ पेपर दिखाओ। अरे पेपर क्या मतलब? कागज, घर के कागज दिखाओ, तुम्हारा नाम लिखा हुआ उस पर। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, कागज पे तो अब्बा का नाम लिखा हुआ है। हम बोले तुम तो कह रहे हो मेरा घर है। तो हम कहेंगे देखिए, बोलने में, बातचीत में, सोशल डिस्कशंस में हम क्या कहते हैं? ये हमारा घर है, ये उसका घर है, ये उसका घर है। अदालत इन सब बातों को नहीं मानती। अदालत कहते हैं लीगल कैपेसिटी, कागज पे जिसका नाम है ना उसका घर है। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे ही बोलेंगे ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी बाइक है। अदालत कहेगी भाई ये हमें नहीं पता है, तुम्हारी बाइक है, उसकी बाइक है, उसकी बाइक है। बाइक के पेपर लाओ। जो पेपर लाए, जिसका नाम पेपर पे ना, वो मालिक है। अब अदालत, लॉ ये कहता है कि जिस वक्त ये रेटिफिकेशन होगी, जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या वो घर मालिक मकान के नाम था या नहीं? अगर मालिक मकान के नाम था तो उसके पास लीगल कैपेसिटी है, उसके पास लीगल कैपेसिटी है। और अगर उसके नाम नहीं था, बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक आदमी घर बेच रहा है, उससे पूछता है हाँ भाई घर बेच रहा हूँ? हाँ जी घर बेच रहा हूँ। कागज पे तो हमारा नाम है नहीं, वो अब्बा के नाम है, जब बिकेगा तो हम पहले मेरे नाम ट्रांसफर होगा फिर आगे होगा। तो लॉ कहता है भाई साहब आप रेटिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि रेटिफिकेशन वही कर सकता है जिसका कागज पे नाम होगा, उसके बाद लीगल कैपेसिटी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तीसरी शर्त है रेटिफिकेशन की, क्या? रेटिफिकेशन मस्ट टेक प्लेस विद इन, यानी कि बहुत अहम बात है, कॉन्ट्रैक्ट होने से लेकर रेटिफिकेशन तक का जो टाइम है, इस टाइम की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, रेटिफिकेशन कब हुआ, इसके दरमियान जो गैप है वो रीजनेबल होना चाहिए। सर अब ये रीजनेबल की क्या डेफिनेशन है?
तो इसका जवाब ये है, मैंने एक चीज बताई थी आपको लास्ट क्लास में, ये पता नहीं याद नहीं, दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी, लॉ बनता किधर है? शाबाश, कहाँ बनता है? उसकी इंटरप्रिटेशन तशरीह कहाँ होती है? कोर्ट में। कहाँ होती है? अब लॉ ने जब कानून बनाया, यानी कि जब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उस पर लिख दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट और रेटिफिकेशन के दरमियान टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? रीजनेबल लिख के छोड़ दिया। सर ये कौन फैसला करेगा? कोर्ट। केस टू केस वेरी करेगा। किसी केस में रीजनेबल टाइम अलग होगा, किसी केस में रीजनेबल टाइम अलग होगा, किसी केस में रीजनेबल टाइम अलग होगा। सर ये कैसे फैसला होगा? मैं मिसाल देता हूं। आप बेकरी पे सैंडविच बेचते हैं, एक कस्टमर आया, सैंडविच खरीदा, ओहो यार मैं तो पैसे भूल गया, आप थोड़ी देर रुकना, मैं अभी पैसे लेके आता हूं। मुझे एक बात बताओ, आप कितनी देर उसका इंतजार करोगे? व्हाट इज द रीजनेबल टाइम जितना आप उसका वेट करेंगे वो बंदा वापस आ जाए? एक दिन में तो सैंडविच खराब हो जाएगा। नहीं, जब तक खराब होने की डेफिनेशन क्या है बेटा? आप एज अ बेकरी ओनर, मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूं, मुझे घंटे या दिन बता दें। फूड है ना एक्सपायरी डेट। आप सोचे एक सैंडविच का रीजनेबल टाइम क्या है? इन्होंने बोला आधा घंटा, इनकी नजर में आधा घंटा, और कोई? मौसम। चलो आजकल के वेदर यार, तुम तो सिंपल रखो ना, आजकल के वेदर में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, दैट्स इट। आई डोंट थिंक सो कि 6 घंटे ज्यादा कोई वेट करेगा, ये खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा सैंडविच। अब सुनना, तो आपकी नजर में इस रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन क्या है? 6 घंटे, अप टू 6 आवर्स। अच्छा, सिनेरियो 2, एक आदमी आया आपकी दुकान पे, सरिया नहीं होता घरों में जो लगता है, वो पसंद करके गया, जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले, ओहो यार मैं तो सरिये के पैसे लाना भूल गया, आप कुछ दिन वेट करें, मैं आपको लाके पैसे दे दूंगा। कितना वेट करेंगे आप? हफ्ता? 2 हफ्ता? 15 दिन? क्यों? अभी तो 6 घंटे। सर ये सरिया है ना, ये तो 100 साल भी खराब नहीं होगा। तो सर 1 हफ्ता वेट कर लेते, कोई मसला नहीं है, 2 हफ्ते वेट कर लेते हैं। इसका मतलब ये कि आपकी नजर में जो रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन है वो केस टू केस वेरी कर रही है, दैट्स माय पॉइंट। तो इसकी रीजनेबल टाइम क्या है? सर ये कोर्ट फैसला करेगा। सर ये लोहा है ना, आपके आपकी एक शॉप है, उसमें आप ये जो दीवारों में नहीं डलता सरिया, बेटा कंस्ट्रक्शन में नहीं देखा? अरे यार, लगता है मैं किस तरह देख, इसको तस्वीर देख के मुझे समझ भी नहीं आ रही है। नहीं नहीं चले नहीं ना, आप जहन में लाए ना, जो ये जो दीवारों में सरिया नहीं होता, लोहा लगा होता है बेटा। ये दीवार को मजबूत कैसे बनाते हैं? इसमें सरिया होता है ना, लोहा है। हाँ, हाँ दीवार के अंदर, जब कोई दीवार तोड़ते हैं नजर नहीं आता उसका अंदर से स्ट्रक्चर, जहन में आया? मैं आपको क्लास के बाद तस्वीर दिखा दूंगा। अब एक ये मत बोलो टीएसए की दीवार तोड़ के दिखाए, पहले ऐसे नहीं करना, ठीक है? चले लोहे की चीज आसान और सिंपल, लोहे की चीज आप कितना वेट करेंगे उसके लिए? 6 घंटे बाद आप बोलेंगे खराब हो रही है? नहीं ना। सैंडविच के लिए वेट किया जा सकता है थोड़े घंटे के लिए, बट लोहे की किसी, लोहे का दफा कर रहे हैं सर यार, लोहे की किसी चीज के लिए आप हफ्ता 2 हफ्ता वेट कर लेंगे जी भाई। जी जी, ये देखें, दोबारा सुने, केस एग्जाम्पल भूल गए आप लोग, लेक्चर नहीं घर जाके सुना, देखा रिकॉर्डिंग का मकसद ये है। इसमें हुआ क्या था, दोबारा सुन ले। उसमें हुआ ये था कि एक घर खाली हुआ था, स्टेट एजेंट ने घर जाके, आप लास्ट क्लास में थे, एक स्टेट एजेंट ने घर जाके देखा, अब उसको स्टूडेंट क्या करना चाहिए था? इंतजार करना चाहिए था मालिक मांगना वापस आने का। उसने इंतजार करने के बजाय घर धड़ाधड़ दिखाना शुरू कर दिया, और एक पार्टी से सौदा भी कर लिया। बाद में मालिक मकान आया, गुस्सा किया, तो आपने कहा चल अंकल अब मान लिया, आपने मना लिया। तो जिसी चीज को बाद में अग्री कराएं तो उसको क्या कहते हैं? रेटिफिकेशन। याद आया? लेकिन रेटिफिकेशन की शर्तें हैं, और तीसरी शर्त यह है कि कॉन्ट्रैक्ट से लेकर रेटिफिकेशन के दरमियान का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहां लिखा हुआ है चौथी शर्त, ई का मतलब है प्रिंसिपल रेटिफाइज द कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स इंटायरिटी और कंप्लीटली। यहां मतलब लॉ ये कहता है कि जब रेटिफिकेशन होगी तो सारी बातें रेटिफाई होंगी, या तो सारी बातें माने या सारी बातें ना माने। ये नहीं कर सकते कि 4 बातों में से, मिसाल के तौर पर अंकल ने पूछा, वो जो मालिक मकान था, उसने एजेंट से पूछा हाँ भाई कितने का सौदा किया,
उसने बोला 4 करोड़। मालिक मकान ने कहा ठीक है, 4 करोड़ की शर्त मंजूर है। और वो आप बिल विल क्लियर कराएंगे? हाँ, बिल भी यार हमने इस्तेमाल किए, बिल्स ये वाली बात हुई तुम्हारी? जी जी, ओके, मैं ये बात भी रेटिफाई करता हूँ। समझ आ रही कहानी? फिर उसने बोला कि आप मुझे 1 लाख कमीशन देंगे। हाँ ठीक है, मैंने सोचा ही था कमीशन दूंगा, तुम्हें भी दे दूंगा, ठीक है 1 लाख कमीशन। और मेरी उनसे बात हुई है कि आप पेंट करा के देंगे। मालिक मकान ने कहा नहीं नहीं भाईजान, हेलो हेलो, पेंट वेंट नहीं कराऊंगा मैं, भाई 3 बातें मानूंगा। लॉ कह रहे नहीं भाई साहब, या तो चारों बातें माने और रेटिफाई करें, या कोई बात भी नहीं माने और रेटिफाई ना करें। ईदर कंप्लीटली यस और कंप्लीटली नो, देर इज नो इन बिटवीन। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? रेटिफिकेशन के वक्त सारी बातें माने या ना माने? जी सर। लॉ इसलिए कहता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होंगी, तो इसलिए बेहतर आप पूरा मना कर दें और शुरू से जो है ना सारी उसको एजेंट बनाए, और जब शुरू से इसको प्रॉपर एजेंट बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? एक्सप्रेस। आप थे लास्ट क्लास में? थे ना? तो एक्सप्रेस एजेंट बना लें। क्योंकि अगर आप कुछ बातें मानेंगे कुछ नहीं बातें मानेंगे तो उससे क्या क्रिएट होगी? कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी। तो आप या तो कंप्लीटली यस करें या कंप्लीटली नो करें। 5वीं शर्त, ही कम्युनिकेट्स, ही से मुराद अगेन लॉ कहता है प्रिंसिपल साहब आप अपनी जो रेटिफिकेशन है ना बिल्कुल क्लियरली करें। क्या मतलब क्लियरली करें? आप या तो ये बोले यस आई अग्री, लॉ कहता है ये ठीक है, बिल्कुल क्लियर रेटिफिकेशन हो। अगर वो ये जुमला बोलता है चलो देखते हैं, लेट्स सी, लॉ कहता है नहीं भाई साहब, ये रेटिफिकेशन नहीं हुई। 5वीं शर्त रेटिफिकेशन की है कि रेटिफिकेशन करने वाला जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोले हाँ यस आई अग्री, जुमला लेट्स सी, ये सुनो। ये भी क्लियर लफ्ज है। हाँ इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग में क्लैरिटी नहीं है। बात समझ में आ रही? बात बिल्कुल हाँ या बिल्कुल ना, क्लैरिटी के साथ हो। ये देखते हैं, बात तो तुम सही कह रहे हो, ठीक है, हाँ जरूर देखा जाएगा, ठीक है, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड। लॉ कहता है नहीं, ये वापसी का दरवाजा रखा हुआ है दीदी ने। तो भाई बिल्कुल या तो हाँ या ना, ये पागल बना के नहीं रखे बीच में, फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, बैकअप के तौर पे आपको रखा हुआ है माजरत के साथ। तो लॉ कहता है बिल्कुल क्लियर हाँ या क्लियर ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? जाऊं आगे? देखो बात समझ में आ रही है एजेंट जी। किसमें? ये वाला पॉइंट जी, मैंने कहा सारे पॉइंट्स यस या सारे पॉइंट नो, शाबाश जी। हम्म। फिर तो रेटिफ देखिए, इनका सवाल ये है, मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि ऑनलाइन वालों को आवाज आ जाए। इनका सवाल ये है कि फर्ज कर लें ये मालिक मकान ने कहा ठीक है 4 करोड़ वाली बात भी ओके है, बिल्स वाली बात भी ओके है, 1 लाख कमीशन वाली बात भी ओके है, पेंट वाली बात ओके है। तो लॉ कहते हैं रेटिफिकेशन नहीं हुई। लॉ कहता है रेटिफिकेशन चैप्टर क्लोज, रेटिफिकेशन का चैप्टर। तो फिर मालिक मकान प्रैक्टिकली स्पीकिंग मालिक मकान क्या बोलेगा? एक काम करो, दोबारा बैठो, फर्स्ट करो, तो अब हम अग्री करते हैं, तुम मेरे एजेंट हो, दोबारा जाओ, बायर से बात करो एज माय। तो अब वो कौन सा एजेंट बना रहा है आपको? एक्सप्रेस वर्बल। तो रेटिफिकेशन तो चैप्टर ही क्लोज हो गया ना। रेटिफिकेशन का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका, अब आप उसको सेकंड कर रहे हैं, आप उसको, अगर आप नहीं कर रहे फिर तो वो रेटिफिकेशन का ऑप्शन ही बंद हो गया, फिर आप किस पे वापस आ गए? अपने बेसिक्स पे, एक्सप्रेस। फिर वो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि पहले से हर बात तय होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है?
नेक्स्ट हमारे पास हाउ एजेंसी रिलेशनशिप इज बिल्ड जी। तो जिसको वो रेटिफाई कर दे, मिसाल इनका सवाल ये है, ऑनलाइन वाले सुन लें सवाल, इनका सवाल ये है कि भाई उस घर को दिखाने के लिए एक नहीं तीन तीन एजेंट आ गए और तीनों ने मुख्तलिफ पार्टियों से बात कर ली और मुख्तलिफ पार्टियों ने मुख्तलिफ पैसे लगा लिए। अब प्रिंसिपल की मर्जी, जो सबसे अच्छी ऑफर होगी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको रेटिफाई कर देगा, बाकी को टाटा अल्लाह हाफिज, मसले नहीं। और ऐसा होता है प्रैक्टिकली, सही भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक, एजेंट बाय स्टॉपिल। लव्स स्टॉपिल का मतलब है स्टॉप, किसी को किसी काम करने से रोकना। एग्जाम्पल सुने बहुत गौर से। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, एक आदमी उसका ओनर है, उसने एक सोशल गैदरिंग रखी, बारबेक्यू पार्टी रख ली मिसाल के तौर पर, आजकल के हिसाब से टिक्का पार्टी रख ली, बारबेक्यू। उसमें उसने कस्टमर्स को भी बुलाया, जो मेजर कस्टमर थे, सप्लायर्स को भी बुलाया और एम्प्लॉयज को भी बुलाया। बारबेक्यू के दौरान वो बात कर रहा था सप्लायर से, सप्लायर से बात करते करते कौन बात कर रहा है, कंपनी का ओनर। कंपनी का ओनर सप्लायर से बात करते हुए कहता है आप मिले हमारे नए परचेज मैनेजर से। उसने बोला नहीं अभी बुलाता हूं मैं। उसने बोला बेटा जाओ परचेज मैनेजर को बुला के लाओ। परचेज मैनेजर आए तो ओनर ने सप्लायर को कहा इनसे मिलिए, ये हैं हमारे नए परचेज मैनेजर। और परचेज मैनेजर से कहा इनसे मिले, ये हैं हमारे पुराने सप्लायर। और सप्लायर से कहा आज के बाद से आइंदा से ये मिस्टर ए जो हमारे परचेज मैनेजर हैं यही आपसे रॉ मटेरियल खरीदा करेंगे। और इसको कहा कि आप इनके पास जाया करें और खाना वाना खाएं, जो भी बात हुई वो खत्म हो गई बात, कहानी सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन इत्तेफाक से ओनर, अच्छा इस एग्जाम्पल में एजेंट कौन है, परचेज मैनेजर एजेंट होगा ना, और प्रिंसिपल कौन होगा, ओनर, क्योंकि उसके बिहाफ पे काम करेगा। और थर्ड पार्टी कौन होगा, सप्लायर। समझ में आ रही है कि नहीं कहानी आ रही है। तो अगले दिन क्या हुआ, इत्तेफाक से परचेज मैनेजर की, सॉरी ओनर की परचेज मैनेजर से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और बहस बड़ी 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 बड़ी। ओनर ने कहा यार इस तरह तो काम करना मुश्किल है। परचेज मैनेजर जो कि एजेंट था उसने कहा तो मुश्किल है तो मैं नहीं कर रहा काम, अल्लाह हाफिज। उसने बोला अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, नौकरी खत्म हो गई। अब 2-4 दिन तक परचेज मैनेजर इधर उधर घूमता रहा, नौकरी अप्लाई कर रहा है इधर उधर। एक दिन उसका दिमाग शॉर्ट हुआ, घूमा और वो चुप करके सीधा चला गया सप्लायर के पास। कौन चला गया, कौन, परचेज मैनेजर, जो कि इस एग्जाम्पल में कौन है, किसके पास चला गया और बोला अस्सलाम वालेकुम, पहचाना आपने। नहीं यार थोड़ा सा याद तो आ रहा, कह रहे नहीं आप पार्टी में मिले थे, आप चौथा चिकन टिक्का खा रहे थे तो मैं आपके पास आया था। कह रहे हाँ यार वो ठीक है, चौथा गिराने की जरूरत क्या है। तो उसने कहा यार मैं आपसे मिला था याद है। ये बात किसने कही, परचेज मैनेजर, एजेंट ने, जो कि आप एजेंट नहीं, उसको तो निकाल दिया ना नौकरी से। उसने बोला हाँ याद आ गया। किसने कहा ये बात याद आ गया, सप्लायर ने कहा जी बिल्कुल याद आ गया। और आप कैसा ना हो, कह रहे यार वो आपसे कहा था ना, हमारे ओनर ने, प्रिंसिपल ने कहा था कि आपसे ये खरीदेंगे तो मैं खरीदने आया हूँ माल। तो बोला बिल्कुल, कितना सामान चाहिए, उसको बताया ये वो 3 लाख रुपए का उधार पे ले गया माल। अगले दिन सप्लायर ने ओनर को बिल बना के भेज दिया, थर्ड पार्टी ने प्रिंसिपल को बिल बना के भेज दिया। जब उसने बिल देखा उसको, भाई ये कौन सा माल, कह रहे आपके वो आए थे ना, कौन, कह रहे परचेज मैनेजर जिनको आपने पार्टी में मिलाया था। कह रहे उसको तो मैंने निकाल दिया। तो लोग क्या, मुझे क्या पता आपने निकाल दिया, आपने रखने का बताया था जी, निकालने का बताया था नहीं। तो लॉ कहेगा अब प्रिंसिपल कैन नॉट डिनाई एजेंट एज हिज एजेंट, और इसको कहेंगे एजेंट बाय स्टॉपिल। जब, अब इसका समरी, जब कोई प्रिंसिपल अपने किसी एजेंट को एजेंसी रिलेशनशिप से हटा दे मगर ये बात थर्ड पार्टी को ना बताए और फिर भी वो जाके उससे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो ऐसे एजेंट को हम क्या कहते हैं, एजेंट बाय स्टॉपिल। और ये जो 3 लाख रुपए है ना, ये जो मांगेगा, कौन मांगेगा, थर्ड पार्टी मांगेगी। ये लीगली लायबिलिटी किसकी है,
प्रिंसिपल की लाइबिलिटी। हाँ, ये अलग बात है कि वो बाद में केस करेगा एजेंट पे कि तुमने धोखाधड़ी से जाके खरीदा माल, लेकिन थर्ड पार्टी को पैसे कौन देगा? प्रिंसिपल ही देगा। क्या ये बात समझ में आई? उस्मान, आपके क्या बात समझ में नहीं आ रही? इनका सवाल आएगा, मैं करता हूँ। सब में क्या नहीं आया? आपने देर से ज्वाइन किया? आपने फर्स्ट क्लास ली थी? पिछली क्लास में थे आप? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, ज्वाइन नहीं हो रहा था। चलिए फिर आप रिकॉर्डिंग में, क्योंकि देखो तो यस सर ली थी पहले, ठीक है जी। आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप किस किस ने ज्वाइन नहीं किया ग्रुप? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे आपका सवाल, सॉरी। जी, जवाब दे रहा हूँ इसका। इसका जवाब ये कि जिस वक्त आप, लॉ ये कहता है जिस वक्त प्रिंस ये कह रहे हैं कि भाई कोई टाइम मुनासिब होना चाहिए ना निकालने के बाद बताने का, तो लॉ ये कहता है जिस दिन आप एज अ प्रिंसिपल एजेंट को एजेंसी रिलेशनशिप से हटाएं, उसी डेट पे ईमेल कर दें, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे सर अचानक, भाई निकालने का फैसला अचानक तो नहीं हुआ होगा ना, इट्स अ बिग डिसीजन। किसी को नौकरी से हटाना कोई छोटा मोटा फैसला तो नहीं ना, चाय ले आओ 2 कप। कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा आपने। प्रैक्टिकली सोचें, प्रैक्टिकली। जब आप किसी को एजेंसी रिलेशनशिप से हटाएंगे तो उससे पहले डिस्कशन होगी, फिर बातचीत होगी, फिर फैसला होगा, तो उसी डिस्कशन के अंदर ये शामिल करें कि जब निकाला जाएगा तो ईमेल भी की जाएगी सबको। और अगर ऐसा नहीं करें, जब भी तो लॉ पढ़ा रहे हैं आपको, ये जो F4 पढ़ाने का मकसद ये कि जब एज अ प्रिंसिपल आप किसी के साथ एजेंसी रिलेशनशिप खत्म करें, तो जिस जिसको बताया है कि इसको एजेंट रखा था, अब उसको बताएं कि अब इसको एजेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। तो जिस तरह आप किसी को निकालने का प्लान करें, तो उसको इन्फॉर्म करने का भी प्लानिंग करें साथ साथ। ईमेल कर दें बेटा। नहीं, उसका तरीका ये है कि पब्लिक नोटिस में मसला होगा। पब्लिक नोटिस में मसला ये होगा कि पब्लिक नोटिस किसी को पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो आपके हैं ही कितने थर्ड पार्टी? लिस्टेड ही होंगे ना, आपके राब्ते में होंगे। तो आप पब्लिक नोटिस तो वहां इस्तेमाल होता है बेटा जहां आपको आम आदमी को बताना होता है। आपने आम आदमी को बताना नहीं, आपने किसको बताना है? थर्ड पार्टी। अब मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन क्यों करें? ताकि कल को कोई बारिश हो, कुछ मसला हो, तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। अब मैं कहाँ एक एक बच्चे को पकड़ता फिरूंगा? तो ये मेरे दिमाग में असल में आगे का चल रहा है, जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये आगे की बारिश ही चल रही है मेरे दिमाग में। फिर मैं कहाँ से पकड़ूंगा एक एक बच्चे को? तो पहले से आप एक सप्लायर का व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। नहीं, मैंने तो पूरी सिनेरियो पर बिल्ड किया था ना, जिसके अंदर एक पार्टी हुई थी, उसको मिलवाया था। ऐसे थोड़ी हुआ था। मेरी एग्जाम्पल में ऐसा थोड़ी था कि अचानक एक आदमी मुंह उठा के जाए, बोले मैं फला कंपनी से आया हूं, और वो यकीन कर ले। मेरी एग्जाम्पल में क्या हुआ था कि पहले प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस कराया था एजेंट से, यानी कि बताया था, तब ये होगा। नहीं, ऐसे तो कोई करेगा तो फिर नहीं होगा। उसको बताना क्यों है? उसका तो हम जिम्मेदार भी नहीं है। उसको हम क्यों बताएंगे? जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, कल को एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अगली से अगली क्लास में बारिश हो गई, ठीक, मैंने क्लास ऑफ की, तो मैं किसका जिम्मेदार हूं बताने को? जो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब एक बच्चा है, वो सर मैं पढ़ता तो नहीं हूं, लेकिन आपने बताया नहीं यार। मैं बोलूंगा भाईजान मैं आपको क्यों बताऊंगा? फिर भी यार आप बता रहे अखलाकन, भाई अखलाकन काहे का अखलाकन भाई? जब आप मेरे पास इनरोल नहीं है, मेरे पास पढ़ नहीं रहे, मैं उन्हीं को जिम्मेदार हूं ना। तो जिन थर्ड पार्टी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुझसे राब्ते में है, बेटा आपका जवाब दे रहा हूं, जो राब्ते में, उन्हीं को बताने का मैं लीगली पाबंद हूं ना। मैं हर एक को क्यों बताऊं? समझ में आ रही बात? और पब्लिक नोटिस में नुकसान ये है बेटा कि
पब्लिक को बताने के चक्कर में जो रेलेवेंट पार्टी ना वो ना रह जाए कहीं, तो बेहतर तरीका यही है। ठीक है, नहीं नहीं, तो वो भी तो बैठे हैं। चले चले सही सही सही, नहीं नहीं सही, क्या मतलब है यार। चले चले, ये डिस्कशन कहीं और जा रही, चले। मोहम्मद तलाल। तलाल बेटा कार्ड है आपके पास? अच्छा, ये सर दानिश है, ये बैठते हैं आपके बराबर में ऑफिस में। देखिए ऑनलाइन बच्चों को कह रहा हूँ, ग्रुप बन चुके हैं, उन्होंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी भेजा होगा, आप व्हाट्सएप पे चेक करें। मैं आज सर दानिश से रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा भी भेज दें, ताकि जिन्होंने फर्स्ट क्लास, अच्छा अब ये जिन्होंने शाइस्ता परवीन, बेटा आपने फर्स्ट क्लास ली थी, और ये उस्मान खान, आप दोनों ने फर्स्ट क्लास ली थी तो आपने, लेकिन ये ऑनलाइन होंगे ना। हाँ, अगर ये अभी भी ऑनलाइन तो पिछले भी ऑनलाइन होंगे। अजीत का नाम आप हो, आप दोनों के पास कार्ड नहीं है, क्लास के बाद सर दानिश होते हैं ऑफिस में, उनके पास चले जाए, जब तक कार्ड बना के ना दें, इनसे बिरयानी खाए वहीं पे बैठ। तो कार्ड बन गया, तुम मुझे बिरयानी खिलाओ, कैसे बन, से लेके उसको दे दूंगा तला दे। सर जी, शामिर, शामिर, मलाइका, मलाइका फोन नहीं लेते, देख लेना गलती से हो। इजान मिर्जा, जनीर, फायजा, हसनैन, क्लास में वो हसनैन है ना, नहीं यार, पता जल्दी में कौन है, अब्दुल्ला इरफान, रिजा, अस्का, उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह, इस्मा नदीम, इस्मा नदीम, नसम अब्बास, मरियम हातिम, सलमान खान, शाहरुख खान, तो नाम भी क्या होंगे, मोहम्मद मुजम्मिल, अनस अली, सारा रहमान, सुहानी, साहिल, शिव, ऐसे ही अपने स्टेमिना के लिए नाम ले रहा हूँ, शिव, ओम, नरेश, बंसारी, सारे एक ही सर में ये सारा इसी का है। यार, एक फीस में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। वो मोहम्मद आजिक। अच्छा बेटा, जिन बच्चों के नाम नहीं आए, अगर वो आज इनरोलमेंट एक्टिव नहीं कर पाती तो नेक्स्ट क्लास में उनको अलाउ नहीं, ठीक है? 2 4 6 8 10 12 13, 2 4 6 8 10 12 13 18 19, यानी कि 13 में से 6 बच्चे आपने ऐसे बैठे हैं जिनकी इनरोलमेंट एक्टिव नहीं है, नाम नहीं है, सर से करीब
चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। देखें, ये बहुत अहम है। जब भी आप किसी को अपना एजेंट बनाएं, जब भी आप किसी को अपना एजेंट बनाएं, तो दो चीजें डिफाइन जरूर करें। एक, व्हाट टाइप ऑफ अथॉरिटी यू आर गिविंग हिम। मसलन जब आप कहते हैं ना कि फला शख्स मेरा सेल्स एजेंट है, तो यू आर एक्चुअली डिफाइनिंग द टाइप ऑफ अथॉरिटी कि ये हमारा कौन सा एजेंट है, सेल्स। परचेज का काम नहीं कर सकता ये हमारे बेहाफ पे। तो आप कहते हैं कि फला, तो इसका मतलब है आप उसकी परचेज टाइप ऑफ अथॉरिटी डिफाइन करें कि ये हमारे बेहाफ पे परचेज कर सकता है, सेल्स। और दूसरा, स्कोप भी डिफाइन करें। स्कोप मतलब सेल्स कर सकता है तो कितनी, 7 लाख रुपए तक की सेल। तो जब हम कहते हैं ना फला शख्स हमारा सेल्स मैनेजर है फॉर 7 लाख रुपीज, टिल 7 लाख रुपीज, तो सेल्स बता रही है टाइप और 7 लाख बता रहा है स्कोप। और जब हम कहते हैं फला शख्स हमारा परचेज मैनेजर है एंड ही कैन परचेज अप टू 5 लाख, तो 5 लाख क्या बता रहा है कि ये इसकी परचेजिंग अथॉरिटी है, उसके बाद ये नहीं जा सकता। स्कोप है, लिमिट है। स्कोप मतलब लिमिट, टाइप मतलब काइंड ऑफ अथॉरिटी। जी सर। यस, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि आप टीएसए के फाइनेंस डिपार्टमेंट में 1 लाख रुपए तक की फीस जमा करवा सकते हैं। तो मैं असल में कैशियर को अपना एजेंट बना रहा हूं और आपको लिमिट बता रहा हूं 1 लाख। अगर आपने 1,20,000 जमा कराए तो टीएसए 1 लाख तक का जिम्मेदार होगा, 20,000 का जिम्मेदार, क्योंकि थर्ड पार्टी को बताया जा रहा है कि भाई साहब ये मेरे मैनेजर हैं मगर ये 7 लाख तक कर। थर्ड पार्टी खुद जिम्मेदारी क्यों कर रही है उसको? हाँ, नहीं नहीं नहीं, लीगल जिम्मेदारी नहीं होगी। बिजनेस का जवाब अलग है, लीगल जवाब अलग है। लीगल जिम्मेदारी नहीं होगी। अब मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं प्रिंसिपल हूं, कौन हूं? ये मेरा सेल्स मैनेजर कौन है? सेल्स मैनेजर। ठीक, एजेंट, हाँ एजेंट सेल्स मैनेजर। मैं प्रिंसिपल, ये मेरा एजेंट सेल्स मैनेजर। आप थर्ड पार्टी। मैंने कहा ये मेरा सेल्स मैनेजर, ये आपको 7 लाख रुपए तक की चीज बेचेगा। कितने की? आपने खरीद ली 8 लाख। अब हमारे पास माल शॉर्ट हो गया, आपने मुझ पे केस कर दिया, भाई साहब आप क्यों नहीं बेच रहे? मैंने कहा भाईजान 7 लाख तक की जिम्मेदारी है, तो अदालत में भी जो केस चलेगा 7 लाख तक का चलेगा। जो 8 लाख है ना, मैं उसका लीगली जिम्मेदार, यहां ये काम आएगी बात। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो आप कुछ भी करते रहेंगे, तो हम किसको पकड़ेंगे फिर? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। जब हम किसी को अपना एजेंट बनाते हैं तो उसको दो तरह की अथॉरिटी देते हैं। एक, एक्चुअल, एक एक्चुअल और दो अपेरेंट। पहले इसका फर्क समझे, एक्चुअल और अपेरेंट का फर्क समझे। आपके पास एक शख्स आता है, आपके घर पे बेल बजती है और वो आपसे कहता है कि यार मुझे सलमान ने भेजा है, वो जो आपने, सलमान ने आपसे पैसे लेने थे ना, सलमान ने मुझे ऑथराइज किया है कि वो पैसे मैं ले लूं। अब सलमान ने वाकई आपसे पैसे लेने थे, आप क्या करेंगे? कॉल करके पूछेंगे और आप एक्चुअल वेरीफाई करेंगे कि क्या उस शख्स के पास वाकई में एक्चुअली अथॉरिटी है या, तो उस बंदे ने कौन सी अथॉरिटी इस्तेमाल करी अपनी? एक्चुअल अथॉरिटी। और आप पूछेंगे एक्सप्रेस, क्योंकि एक्सप्रेस में दो चीजें हैं ना, वर्बल और आप ईमेल करके पूछेंगे भाई मेरे पास ये बंदा आया है, तो ये रिटर्न हो गया। और आप इशारे से पूछेंगे, रिएक्शन। सिनेरियो 1 सुनते रहे और से। सिनेरियो 2, एक आदमी इम्तियाज जनरल स्टोर गया, 22,000 रुपए का सामान खरीदा। 22,000 रुपए का सामान खरीद के अब उसको कहाँ जाना चाहिए सामान लेने के बाद? यानी कि अभी पैसे देने हैं उसको, सामान अभी ट्रॉली में डाला है, अब वो कहाँ जाए? काउंटर पे गया, बोला इम्तियाज भाई को बुला दो। उन्होंने बोला है क्या मतलब? भाई इम्तियाज भाई को पैसे देने ना मैंने 22,000।
तो आप क्या बोलेंगे उसको, भाई साहब क्या हो गया, इम्तियाज भाई को थोड़ी इम्तियाज इतनी बात के 22,000 रुपये इम्तियाज भाई आएंगे, अभी कैशियर को दे दें। यार अच्छा कैशियर हो तुम, जी जी मैं कैशियर हूँ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। क्या मतलब, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, तुम मैं मालूम तो करूँ तुम हो या नहीं, अच्छा तुम्हारा नाम आसिफ है, अच्छा शनाख्ती कार्ड। अब अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ जो इम्तियाज स्टोर के साथ हुआ है तुम्हारा, कि तुम वाकई तुम इसके मुलाजिम हो भी नहीं। लोग कहेंगे आप पागल तो नहीं, आपका दिमाग खराब है। यहाँ एक्चुअल अथॉरिटी वेरीफाई नहीं की जाएगी, यहाँ अपेरेंट देखा जाएगा, बजाहिर जो शख्स कैशियर की पोस्ट पे बैठा है कैशियर ही होगा, उसकी अपेरेंस से पता चल रहा है। क्या ये बात समझ में आई? कितनी सारी जगहों पे हम एक्चुअल अथॉरिटी वेरीफाई अपेरेंट अथॉरिटी पे जाते हैं। अपेरेंट मतलब बजाहिर। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं आगे जाऊं। नहीं, वर्बल का मतलब एक्सप्रेस हो गया ना बेटा, जब आप एक्सप्रेस का मतलब अपनी मर्जी शो करना। जब आप फोन करके पूछेंगे भाई ये सलमान आया ये आप ही का बंदा है, तो आप अपेरेंट पे कहां जा रहे हैं? आप तो एक्चुअल में वेरीफाई कर रहे हैं ना बच्चे। आपने टीएसए में फीस दी थी पहली दफा, किसको दी थी? ऊपर फाइनेंस में गई आप, आपने पूछा कैशियर कौन है, उन्होंने एक आदमी की तरफ इशारा किया, आपने पूछा नाम पता कुछ, अपेरेंस पे हो गया ना बेटा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता, इमेजिन करें कि वहां कैंटीन में जाए, वहां एक आदमी बैठा हुआ काउंटर पे, उसको देते पैसे, तो आप सोचे पड़ जाएंगी यार कैंटीन में कौन देता है पैसे यार, फीस कैंटीन में कौन देता है? लॉजिक भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है बस आप जो बोला ऐसे लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको अभी इम्तियाज में मैंने आपको क्या कहा था, किसको पैसे दें? मैं बोलूं ठीक है बेटा आपने पैसे खरीद लिया 22,000 का सामान, ये यहाँ चौकीदार खड़ा है इसको देते पैसे। क्यों है चौकीदार? चौकीदार को कौन देता है भाई, क्या हो गया? कैशियर वैशियर नहीं है कोई, आप काउंटर तलाश करेंगे। फिर समझ में आ रही है बात? अब अपेरेंट अथॉरिटी दो जगह से अराइज होती है। पहली, मैं दोबारा बता रहा हूं, अपेरेंट अथॉरिटी दो जगह से अराइज होती है, पोजीशन इम्तियाज स्टोर में आप पैसे किसको देंगे? काउंटर पे कैशियर को। कैसे पता चलेगा कौन कैशियर है? पोजीशन से पता चलेगा। समझ में आ रही एग्जांपल? दूसरी मिसाल, मैं अगर आपसे कहता कि इम्तियाज में कि आपने 22,000 रुपए ना चौकीदार को दे दें, तो आपकी प्रीवियस डीलिंग क्या कहती है आज तक की जिंदगी के, चौकीदार को पैसे दिए कभी आपने? कैंटीन में दिए टीएसए की? प्रीवियस डीलिंग की बेस पे आप कहेंगे नहीं भाईजान अकाउंटेंट ही होता है, अकाउंटेंट को पैसे देंगे। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? हालांकि पोजीशन। दूसरी मिसाल, अब बहुत अहम मिसाल देने वालों में, मतलब और सुने सारी लोग। एक फैन शॉप है, पंखों की दुकान, बहुत अहम बात है। एक पंखों की दुकान है, उस पर एक बंदा आता है, बोलता है मैं फला कंपनी से आया हूँ, आप जानते हैं? बोला हाँ मैं कंपनी को जानता हूँ, हमसे सामान लेते रहते हैं। उसने बोला यार मैं उस कंपनी में ना अकाउंटेंट हूँ। अच्छा अकाउंटेंट है जी, फरमाए। उसने बोला मुझे कंपनी ने भेजा पंखा खरीदने के लिए। तो आपने बोला यार पंखा खरीदने के लिए अकाउंटेंट को भेजा है, पंखा खरीदना किसका काम होता है? परचेज मैनेजर। अच्छा आप बैठे, अब एकदम किसी को बोल तो नहीं सकते ना, नहीं यार झूठ बोल लो तुम, उसको बोलना है बैठे चाय वाय पिए, को चाय के लिए बिठाया, फोन मिला दिया कंपनी, हेलो यार ये आपका अकाउंटेंट आया है, बोला है पंखा चाहिए उधार पे। तो परचेज मैनेजर नहीं आया, नहीं यार वो छुट्टी पे गए हैं ना, अभी अकाउंटेंट से काम ले रहे हैं। अच्छा अच्छा तो दे दो इनको, जी जी सर दे दें। मुझे बताएं थर्ड पार्टी ने किस पे रिलाई किया, एक्चुअल या अपेरेंट? एक्चुअल। किस पे? समझ में आ रही है कहानी? सुनते रहे गौर से, अभी आएगा आप बोले प्रीवियस डीलिंग का एकदम आएगा, सुनते रहे। खैर आप बाहर आए, चाय वाय पी चुका था, उसको पंखा दिया, अल्लाह हाफिज। 2-3 दिन में पेमेंट आ गई, किसको आ गई? थर्ड पार्टी को। कहां से आ गई? प्रिंसिपल से आ गई, बात खत्म हो गई। एक हफ्ते बाद वो दोबारा बंदा आ गया, सलाम वालेकुम पहचाना, जी जी अकाउंटेंट, पंखा एक और चाहिए। कहा अच्छा बैठे चाय पिए। फिर फोन मिला यार वो फिर आ गया अकाउंटेंट, परचेज मैनेजर तुम्हारा आया है तुम लोगों का छुट्टी से? कहा नहीं यार वो लंबी छुट्टी पे गया हुआ है, तुम इसको दे दो कोई मसला नहीं है, अकाउंटेंट को दे दो। उन्होंने बोला ठीक है। किस पर रिलाई किया आपने? एक्चुअल अथॉरिटी पे। समझ में आ रही है कहानी की नहीं आ रही है? थोड़ी देर बाद फ्री हरकत हुई, आप जल्दी सुने 1.5 पे वो आया, बैठा चाय पिया, फोन मिला, सही है। चौथे हफ्ते फिर आ गया, आपने कहा यार ये कई दफा ले जा चुका, हमेशा पेमेंट हो जाती है, आपने फोन नहीं किया, ऐसे ही उसको पंखा दे दिया। आपने किस पे रिलाई किया?
अपेरेंट अथॉरिटी, और अपेरेंट अथॉरिटी पे किस तरह रिलाई किया? प्रीवियस डीलिंग्स पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ आ रही कहानी? तो अगर तो आप एक्चुअल में वेरीफाई करें तो कौन सी अथॉरिटी है, और आप बजाहिर देखें यार कैशियर की सीट पे बैठा हुआ है, इम्तियाज का यूनिफॉर्म बैठा हुआ है, तो कैशियर ही होगा। अपेरेंट, अपेरेंट भी दो जगह होती है, एक पोजीशन और एक प्रीवियस। अभी इस वक्त क्लास में कोई नया बच्चा है, बिल्कुल नया बच्चा जो टीएसए में आज पहला दिन है, वो कैसे अंदाजा लगाएगा टीचर कौन और स्टूडेंट कौन? पोजीशन है ना यार, ये टीचर की साइड बैठे हैं, बड़ी उनकी साइड बैठे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जी सर, एक बार वन बाय वन जी। हाँ जी जी, आप पूरा देखें। इनका सवाल है, अगर कोई जो है कौन आर्टिस्ट, जो धोखा देने वाला आदमी अपेरेंट अथॉरिटी फेक कर रहा है, तो आप सिनेरियो बिल्ड करें ना। मिसाल के तौर पे, अगर इम्तियाज के अंदर, देखिए मैंने जो एग्जाम्पल दी ना सारी प्रैक्टिकल थी, इम्तियाज के अंदर कैश काउंटर पे आप गए, तो कौन आर्टिस्ट ऐसे कैसे करेगा? आप कोई सिनेरियो भेज, आप ऐसे करें जी। जी जी जी, सही है, सही है। जी जी, इनका मैं सवाल दोहरा देता हूँ ताकि ऑनलाइन वाले सुन लें। ये कह रहे हैं एक कंपनी है, उन्होंने अपना एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट बनाया हुआ था गुलशन इकबाल में, मिसाल के तौर पे। वहां पे वो बच्चों से पैसे लेते थे, जिन लोगों से भी पैसे लेने होते थे पैसे लेते थे। रिसेंटली दे हैव स्विच देयर ऑफिस, मूव देयर ऑफिस, और वो गुलशन इकबाल से क्लिफ्टन चले गए। जहां खाली हुई जगह वहां किसी और ने एक जगह ले ली, और खाली जगह लेके उसको वैसे ही ऑफिस बना दिया, और धोखे से पैसे ले लिए लोगों से। ऐसा ही सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि अगर कंपनी इन्फॉर्म करके गई होगी वी आर मूविंग टू न्यू प्लेस, तो जिस जिसको इन्फॉर्म किया होगा उसके वो जिम्मेदार, और अगर इन्फॉर्म नहीं किया तो वो जिम्मेदार होंगे। सही है आपका सवाल? कौन से सिनेरियो में? जी जी, तो वो कंपनी जिम्मेदार होगी। जी जी, कंसिडरेबल पास्ट ट्रांजैक्शंस होना जरूरी है। एक दफा पंखा लेके गया वो, कंपनी ने पे कर दिया। दूसरी दफा पंखा लेके गया, कंपनी ने पे कर दिया। तीसरी दफा पंखा लेके गया, कंपनी ने पे। अब चौथी दफा वो पंखा लेके गया। अब दो सिनेरियो ना इसमें, या तो एक्चुअल पंखी कंपनी ने पंखा मंगाया होगा, तब तो ठीक है। फर्स्ट करें, चौथी दफा कंपनी ने एक्चुअल में पंखा मंगाया, वो अकाउंटेंट अपने घर ले गया, तो लॉ कहता है कंपनी ही जिम्मेदार होगी, प्रिंसिपल ही जिम्मेदार होगा। चूंकि अपेरेंट अथॉरिटी यहाँ पे अराइज हो गई है बिकॉज ऑफ प्रीवियस। लेकिन लॉ ये कहता है मुनासिब तादाद में प्रीवियस डीलिंग्स होनी चाहिए, एक दो से ना होगा। इसलिए मैंने तीन करके फिर चौथी पे गड़बड़ की। क्लियर हुआ? आप बताएं कौन जाऊं, आप बताएं, शाबाश। कोर्ट। शाबाश। लॉ क्या कहता है? प्रीवियस डीलिंग होगी तो अलाउ कर देंगे। मैंने आपको दोबारा ये बात कह रहा हूं, लॉ बनता किधर है? पार्लियामेंट। देखो, मगर जो बच्चा जब लॉ बनता है ना, जब लॉ बनता है तो वो हर सिनेरियो के लिए होता है। फिर लॉ ये कहता है कि लॉ बनेगा तो पार्लियामेंट में, फिर हर केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन, फिर कोर्ट उसका फैसला करेगा। दैट्स कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, तशरीह। तो वो कोर्ट करेगा। तो आपका सवाल था कि सर व्हाट इज द मुनासिब तादाद, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, कंसिडरेबल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो लॉ कहेगा इस बात का फैसला कौन करेगा? कोर्ट फैसला करेगा। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सवाल ये कि जब कहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंसी लॉ के तहत, तो उस लायबिलिटी किसकी होती है? वो याद रखें, एजेंसी लॉ से क्रिएट होने वाले कॉन्ट्रैक्ट की लीगल लायबिलिटी प्रिंसिपल की होती है। मैं एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल। आपने टोयोटा के ऑथोराइज डीलर शोरूम से, शारा फैसल से गाड़ी खरीदी, गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम निकल आई, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो लॉ कहता है
आम हालात में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर कौन जिम्मेदार है? टोयोटा जिम्मेदार है। ऑथराइज्ड डीलर, शोरूम वाला जिम्मेदार नहीं। लेकिन 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 कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें प्रिंसिपल नहीं बल्कि एजेंट जिम्मेदार होगा। आम हालात में कौन होगा जिम्मेदार? देखो ना, ये कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट का बोझ कौन उठाएगा? प्रिंसिपल उठाएगा। लेकिन कुछ हालात ऐसे जहां प्रिंसिपल नहीं उठाएगा। कौन उठाएगा? कंडीशन नंबर 1, व्हेन एजेंट टेक्स, मसलन आप एक शॉप पे गए, एक ऑथराइज्ड डीलर बैठा हुआ कुर्सियों का, आपने कुर्सी खरीदते हुए पूछा, भाई साहब ये मजबूत तो है ना? अरे यार क्या बात कर रहे हैं, हम है ना 15 साल से दुकान खोल के बैठे हैं। लोग कहते हैं जो भाई साहब आपने जुमला बोला ना, हम है ना, इसमें आपकी पता है क्या हो गई? पर्सनल लायबिलिटी। एजेंट साहब कल को ये कुर्सी टूट गई ना, अगर कंपनी पीछे हट गई, प्रिंसिपल पीछे हट गया, तो एजेंट साहब आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपने नेगोशिएशन में जुमला बोला था, मैं हूं ना, मैं हम क्या इसलिए बैठे हैं? हम 15 साल पुरानी कंपनी है हमारी भाई, सॉरी दुकान है हमारी। तो जब भी एज एन एजेंट किसी के साथ नेगोशिएट करें, कभी भी अपने आप को जिम्मेदार ना ठहराएं, वरना आप जिम्मेदार हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी कंडीशन हम क्या पढ़ लें? कॉन्ट्रैक्ट का बुनियादी तौर पे जिम्मेदार कौन? प्रिंसिपल। मगर कभी कभी कौन जिम्मेदार होता है? प्रिंसिपल नहीं। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, वेयर देयर इज अ कल्चर। एक दुकान पे एक दुकान के ऊपर एक कस्टमर आता है खरीदारी करने। वो दुकानदार से बोलता है, यार ये जो मैं शर्ट खरीद रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कलर इसका फेड हो जाए वक्त के साथ, धोने से कलर निकल जाए? अब उसको पता थी ये वाली पर्सनल लायबिलिटी वाली बात। उसने ये नहीं बोला नहीं हम बैठे हैं, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, आप खरीद लें, कोई मसला नहीं है। उसने खरीदी, घर जाके धोई, कलर निकल गया। वो वापस आया दुकानदार के पास, यार ये आपसे मैं शर्ट लेके गया था ये। तो उसने बोला हाँ, आप एक काम करें, कंपनी को क्लेम कर लें। तो उसने बोला मैं कंपनी को क्लेम करूंगा, और कंपनी मान नहीं रही। अदालत चली गई बात। जज ने एक सवाल किया, इस मार्केट का कल्चर क्या है? कल्चर? हाँ, जज ने कहा बाज मार्केट्स ऐसी होती है वहां पे कल्चर होता है कि थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल नहीं बल्कि एजेंट लायबिल होगा। तो ऐसी सूरत में फिर एजेंट लायबिल होता है, प्रिंसिपल जिम्मेदार। तो जब आप किसी मार्केट में कारोबार शुरू करें, तो एज एन एजेंट तो देख लें कहीं उस मार्केट का कल्चर ये तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी प्रिंसिपल की नहीं बल्कि एजेंट की होती है। क्या ये बात समझ में आई? स्पेशल कंडीशन नंबर 3, एजेंट रिफ्यूजेस टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल। मसलन एक दुकानदार है, वो वाटर कूलर बेच रहा है, पानी का कूलर जो होता है। अब उसने बोला यार ये पानी का कूलर ये 8 घंटे पानी को ठंडा रखता है। आप एक कस्टमर खरीद के ले गया, वो 2 घंटे में पानी गर्म हो गया। वापस लाया, बोला यार आप तो 8 घंटे कह रहे थे। कह रहे हाँ यार, कंपनी तो यही कहती है, प्रिंसिपल तो यही कहता है 8 घंटे रहता है, अभी 2 घंटे में। आप एक काम करें, कंपनी से बात करें, मेरा काम तो कूलर बेचना था, मैंने बेच दिया। उसने बोला यार ऐसे कैसे यार? अच्छा चले मुझे कंपनी का बताएं, कहाँ है कंपनी? अरे पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब यार? नंबर? नंबर भी कोई नहीं है। अबे भाई एड्रेस नहीं है, नंबर, नाम, नाम है, बट कहाँ है ये नहीं पता। तो कह रहा भाई तुम एजेंट हो ना, तो तुम कैसे काम सामान खरीद? तो कह रहा हर मंगल को एक गाड़ी आती है, उससे हम सामान खरीदते हैं, पैसे देते हैं, बस हम उसके एजेंट हैं। अगले मंगल को गाड़ी भी नहीं आई। वो बंदा आके बैठ गया मंगल को, गाड़ी, मंगल को गाड़ी भी नहीं आई। लॉ कहता है भाई साहब, प्रिंसिपल को अगर आइडेंटिफाई नहीं करेगा एजेंट, तो फिर एजेंट ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो मिल ही नहीं रहा। तो लॉ कहता है इफ agent refuses or unable to identify principal, then agent is liable for the contract, not principal। प्रिंसिपल है ही नहीं ना, पकड़ें किसको? क्या ये बात? लिहाजा जब किसी के एजेंट बने, उसका नाम, पता, जगह सब प्रॉपरली मालूम करके एजेंट बने। अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करके उसको रिप्रेजेंट करें। ऐसा हवा में एक बंदा है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी का कोई सवाल?
स्पेशल कंडीशन नंबर 5, बोगस फिक्टिशियस प्रिंसिपल। हुआ ये कि आप घर से निकले, आपने क्या जूता खरीदते हैं, आप तारिक रोड की मार्केट गए, वहां लिखा हुआ एरोसॉफ्ट, आपने जूता खरीद लिया, 2-4 दिन चलाया जूता आपने, वो सख्त हो गया, अजीब सा काट रहा, आपने बोला यार ये जूता खराब है, दुकान पे जाके सो बोला कह रहा यार क्या बात है, तो ये तो एरो सॉफ्ट है, एरो हार्ड हो गया है। तो बोला ऐसे ही होता, कह रहे ऐसे कैसे होता है यार, जब मैंने नया खरीदा तो बिल्कुल सही था, ये अब 2 दिन में खराब हो गया। उसने बोला आप कंपनी से बात करें। जब कंपनी से बात की तो पता चला वो एरोसॉफ्ट का डीलर ही नहीं था, वो खुद ही बोर्ड लगा दिया एरोसॉफ्ट। कितने लोग बाटा के नाम से काम कर रहे हैं, कोई एरोसॉफ्ट के नाम से कोई नहीं। वो जो बड़ा मशहूर चिकन ब्रोस्ट वाला है ना सऊदिया में, अलबैक, कितने अलबैक है, पता नहीं कौन, हर आदमी अलबैक के नाम से काम कर रहा है, कोई भी नहीं अलबैक। तो लॉ कहते हैं ऐसी सूरत में एजेंट ही जिम्मेदार होगा, प्रिंसिपल जिम्मेदार, वो जो जाली दुकान खोल के बैठा हुआ ना एरोसॉफ्ट की, वही जिम्मेदार होगा एजेंट। एरोसॉफ्ट प्रिंसिपल जिम्मेदार इस सिनेरियो में, क्योंकि वो एजेंट है ही नहीं। किसी का कोई सवाल? नेक्स्ट, रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। लफ्ज रिवोक कहते हैं वापस लेना। रिवोक किसको कहते हैं? अथॉरिटी वापस लेना। लॉ, अब ये बात बताऊं, ये बता चुका हूं, नोट्स नहीं है आपके पास? हाँ, लिखे ना यार बातें। हाँ, रिवोकेशन का क्या बताया मैंने? लॉ ये दोबारा रिपीट करता हूं मैं, लॉ ये कहता है कि जब जब आप किसी को अथॉरिटी दें, जिसको बताया है, जब जब अथॉरिटी वापस लें, उसको पढ़ी थी ना मैं, एजेंट बाय स्टॉपिल वाली बात, एग्जांपल है शाबाश, परचेज वाली, याद आ गया? तो लॉ रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? लॉ ये कहता है एज अ प्रिंसिपल इट इज योर ड्यूटी whenever you revoke the agency position of any agent, तो जिसको बताया था कि ये मेरा एजेंट है, अब उसको दोबारा बताएं कि अब से ये मेरा एजेंट, उसको ईमेल करें, दिस इज टू इन्फॉर्म all third parties that Mr. A is no more our agent from 1st July 2025, and therefore the principal will not be responsible for any of the dealings made by him after 1st July 2025. ये प्रॉपर ईमेल सबको कर दें। This is called revocation of authority। किसी का कोई सवाल? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, हमने शुरू में क्या पढ़ा था, एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होता है, ये पढ़ा था ना बच्चों, एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होता है। अब हम पढ़ लें कि एजेंसी रिलेशनशिप खत्म कैसे होता है। पहले तो खत्म होता है तरीका कि एजेंट और प्रिंसिपल दोनों अग्री करें कि हम ये रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं। तो पहला सिनेरियो बड़ा सिंपल है, तो कोई सवाल? दूसरा, एजेंट और प्रिंसिपल में से कोई एक मर जाए। याद रखें, अब वो जो हमारी एग्जांपल थी ना, इसमें एक अंकल मालिक मकान थे और एक स्टेट एजेंट था। लॉ कहते हैं इन दोनों में से अगर एक मर गया, एजेंसी रिलेशन, दोनों में से कोई भी मर जाए, एजेंसी रिलेशन खत्म हो जाता है। तीसरा, एजेंट या प्रिंसिपल में से कोई एक भी पागल हो जाए, क्योंकि लॉ की नजर में इनसेन, पागल आदमी कॉन्ट्रैक्ट करने का काबिल, याद रखें, 2 लोगों में कॉन्ट्रैक्ट अगर हो और बाद में साबित हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एक आदमी खिसका हुआ था, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट काबिल कबूल। तो एजेंट और प्रिंसिपल ने अपने आप को बना लिया एजेंट और प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद आगे जाके एक पागल हो गया, कोई भी एक, लॉ कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप खत्म जी। ये डिसाइड, सवाल बड़ा अच्छा है, इनका सवाल है कि सर डिसाइड कौन करेगा। देखिए, पागल तो नहीं मानता कि मैं पागल हूं, आप में से कोई पागल है? एनी वन ऑफ यू? इसी बात साबित हो गई आपके भाई की। दूसरी बात, अदालत में साबित आपके भाई की। दूसरी बात, अदालत में साबित होगा बेटा ये, क्योंकि देखें जो, खैर मजाक अपनी जगह, जो पागल आदमी वो तो नहीं मानेगा। तो आप अदालत में कोई केस करेगा उसके खिलाफ, अदालत फिर उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन लेगी, ठीक है जी, और जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगी तो साबित हो जाएगा, यानी कि कभी सही है कभी गलत है। हाँ 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 नहीं तो फिर वो, नहीं नहीं नहीं, एजेंसी रेशो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मुकम्मल फिट नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत डिफाइन करना मुश्किल है, किस वक्त दोहरा पड़ा किस वक्त दोहरा नहीं पड़ा। नहीं बेटा,
कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं हो रही ना, अभी हम बात करें एजेंसी रिलेशनशिप की। मैं बताता हूँ, 2024 में एजेंसी रिलेशन, आसान करते हैं ना, 2024 में एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, हो गया। 25 में पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हुए। जैसे ही पागलपन के दौरे पड़ेंगे 2024 का एजेंसी रिलेशनशिप खत्म, फिर वो बंदा अपना इलाज कराएगा, इलाज करा के मेडिकल सर्टिफिकेट लेगा अदालत से, सीरियस, कि मैं अब जहनी तौर पर मुकम्मल फिट हूं। अदालत उसका मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करेगी, नाउ ही इज मेडिकली फिट। फिर वो दोबारा एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, दोबारा कम्युनिकेशन होगी, फिर होगा, वो खत्म हो गया। कोई और सवाल? इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेशन का जवाब ये है, इंटॉक्सिकेशन से यानी कि नशे से एजेंसी रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, क्योंकि वो बहरल नशा एक वक्त के बाद खत्म हो जाता है, 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद सही हो जाएगा। पागलपन का तो नहीं पता ना 2-4 घंटे बाद सही होगा। हाँ ये जरूर है, आगे जाके हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ेंगे कि जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई इंटॉक्सिकेटेड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जरूर ये है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मसलन 2024 में एक बंदा एजेंट बनता है किसी का, क्या बनता है, और 25 में वो अल्लाह माफ करे उल्टी सीधी हरकतें पीना पिलाना शुरू कर देता है, तो लॉ कहता है इंटॉक्सिकेटेड होने से एजेंसी रिलेशनशिप खत्म, लेकिन इंटॉक्सिकेशन के दौरान जो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वैलिड नहीं होगा। तो घर में पिए, अल्लाह माफ करे, वो कह रहे हैं ऑफिस में रूह अफ़ज़ा पिए आप, सही। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का अगला पॉइंट, व्हेन प्रिंसिपल बिकम्स बैंकरप्ट। लॉ ये कहता है कि जब एजेंट और प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल बैंकरप्ट हो जाए तो एजेंसी रिलेशनशिप क्यों? जवाब यूं, कॉन्ट्रैक्ट का लीगल जिम्मेदार कौन है? कॉन्ट्रैक्ट का लीगल जिम्मेदार कौन है? और प्रिंसिपल अगर बैंकरप्ट है, बैंकरप्ट का मतलब ये शख्स अब फाइनेंशियली कॉन्ट्रैक्ट करने का केपेबल, लिहाजा लॉ कहता है व्हेन द प्रिंसिपल बिकम्स बैंकरप्ट एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? और बाद सिनेरियो ऐसे होते हैं, एजेंट बैंकरप्ट हो जाए तो वो जो मैंने स्पेशल कंडीशन पढ़ाई थी ना, उसमें प्रिंसिपल नहीं, कौन जिम्मेदार था? तो अगर वो कंडीशन है जैसे पर्सनल लायबिलिटी, अनेबल टू आइडेंटिफाई, रिफ्यूज, वो सब, तो लॉ कहता है उस सिनेरियो में एजेंट अगर बैंकरप्ट हो जाए तो फिर एजेंसी रिलेशनशिप। तो आपसे कोई एग्जाम में सवाल पूछे अगर प्रिंसिपल बैंकरप्ट हो जाए तो क्या होगा, तो आप कहेंगे एजेंसी रिलेशन खत्म हो जाए। फिर आपसे वो पूछे अच्छा अगर एजेंट बैंकरप्ट हो जाए तो क्या होगा, तो लॉ कहता है अगर एजेंट बैंकरप्ट हो जाए तो आम हालात में तो एजेंसी रिलेशन खत्म नहीं होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर एजेंट बैंकरप्ट हो जाए तो नॉर्मल हालात में तो एजेंसी रिलेशनशिप खत्म, लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन चल रही है तो इन स्पेशल कंडीशन में कौन जिम्मेदार होता है? एजेंट, और एजेंट क्या हो गया है, लिहाजा एजेंसी रिलेशनशिप खत्म। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? कोई सवाल? उस्मान कौन सी बात? मैंने कहा था दोबारा सुन लें, अगर नॉर्मल हालात में प्रिंसिपल बैंकरप्ट हो जाता है तो एजेंसी रिलेशन खत्म हो जाता है, लेकिन अगर एजेंट बैंकरप्ट होता है तो हम कहेंगे नॉर्मल हालात में तो एजेंसी रिलेशन खत्म, लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन चल रही है, मैंने दिखाई थी ना आपको स्पेशल कंडीशन, ये थी वो स्पेशल कंडीशन। ऐसी सूरत में अगर स्पेशल कंडीशन चल रही है तो फिर एजेंट के बैंकरप्ट होने की सूरत में रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। ठीक है जी, 10 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के अंदर लाजमी इंटरनेट कनेक्शन करें, क्योंकि फिर हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है एजेंसी लॉ की, तो अच्छा अगर रिवाइज कर लें तो अच्छा है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था ना मैं अगली क्लास से मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे होते हैं ये वो, तो इंशाल्लाह फिर हम वो कंडक्ट करेंगे। जी, यहाँ पे ऑनलाइन वो मैं बताऊंगा आपको। जी जी, वेबसाइट है।
अच्छा, ये जो स्लाइड्स है ना पीडीएफ, ये मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा ग्रुप पे। तो अगर इसमें कोई चीज लिखी हुई मिस हो जाती कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैं अभी व्हाट्सएप पे भेजूंगा। अच्छा जी, करना आपने ये है कि सबसे पहले आप जाएं इधर joinmyquiz.com के ऊपर। फिर मैं बताता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे भी चले जाएं। joinmyquiz.com पे जाएं, फिर वहां जाके कोड मांग रहा होगा, वहां लिखें 639007। जो लोग ऑनलाइन को समझ में आ रही है मेरी बात, अपना नाम डालना है प्रॉपर, जो आपका नाम है। एक कोई निकनेम मत डालिएगा। निकनेम डाल दिया। नहीं नहीं, मैं दोबारा शुरू करता हूँ, पहले आप जरा इसको देख लें। joinmyquiz.com पे जाएं, 639007 डालें। जल्दी 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 जल्दी।
नहीं, रिकॉर्डिंग में इशू नहीं है, असल में हम लोग वेट कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पे है ना, तो असल में डेटा यहाँ चल नहीं रहा मुहर्रम की वजह से ना, 5 मुहर्रम है आज क्या है। तो आप लोग 2 मिनट वेट करें, ये लोग कनेक्ट होते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप कनेक्ट रहें। बातें नहीं करें, आवाज नहीं आए मुझे। ऑनलाइन वाले भी शुरू कर दें, एक टाइमर यहाँ नीचे ना, स्क्रीन पे आप देखिए ना बड़ी वाली, टाइमर भी चल रहा है। ऑन एवरेज हर क्वेश्चन का 1 मिनट है। टाइम्स अप। देखिए क्वेश्चन ये था कि एक सिटी है, इसमें बेंजामिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जिसको असिस्टेंट चाहिए, राइट, who needs assistant managing his business dealings. He decided to hire an agent to help him navigate various contracts and negotiation. What is the role of the agent in the legal relation? अब एजेंट का क्या काम होता है? टू मैनेज द, सॉरी, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द, तो इसका आंसर है ये, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी, कोई सवाल इसमें किसी का? दूसरा सवाल, 1 मिनट।
अच्छा एक बात और सुने, मैंने पॉज कर दिया टाइमर, सुने मेरी बात सारे लोग, क्योंकि पहली दफा है ना तो ये सब डिस्टर्बेंस आ रही है, नेक्स्ट टाइम ये फिर स्मूथ लाइन हो जाएगा। इसमें होता ये है कि जितनी जल्दी आप जवाब देंगे ना आपको उतने पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, मगर जल्दी के चक्कर में गलत ना हो जाए, तो सोचने का टाइम लें, और आपको अगर आता है जवाब तो फौरन दे दें, जितना जल्दी आप जवाब देंगे आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आप पोजीशन आपके ऊपर आ जाएगी। देखिए कौन सा कह रहा है जिसकी जरिए एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता, नॉट अजम्पशन पे तो नहीं होता ना, अज्यूम कर ले शायद मेरा एजेंट होगा, ऐसे कहाँ होता है, एक्सप्रेस होता है, इंप्लाइड होता है, नेसेसिटी होता है, अजम्पशन तो नहीं होता। तो दिस इज द आंसर। कोई सवाल? सत्रह सेकंड। 10 सेकंड। 5। मुजम्मिल जो है वो रैंक अप हो गए। क्वेश्चन में ये पूछा था उसने कि एजेंट बाय स्टॉपिल मींस का क्या मतलब है। तो एजेंट बाय स्टॉपिल का मतलब होता है टू प्रिवेंट अ प्रिंसिपल फ्रॉम डिनाइंग एन एजेंट्स। यही था ना कि जब उसने कहा था ये तो मेरा एजेंट नहीं है, इसको तो मैंने निकाल दिया नौकरी से, तो लॉ कहता है नहीं भाई साहब आपने बताया नहीं था कि इसको नौकरी से निकाल दिया, लिहाजा आप प्रिंसिपल साहब आप एजेंट को डिनाई नहीं कर सकते, दैट्स एजेंट बाय स्टॉपिल। किसी का कोई सवाल? 20 क्वेश्चन हमारे पास, 3 हो चुके हैं, चौथे सवाल पे हम लोग जा रहे हैं। टेन सेकेंड्स। ये क्या कह रहा है कि इन विच सिचुएशन एजेंट पर्सनली लायबल होगा? जब वो अपने नाम से करेगा तो पर्सनल लायबिलिटी ले लेगा। अभी हमने पढ़ा था, आप अपने, मैं हूं ना, हम 15 साल से दुकान, मैंने एग्जांपल दी थी ना, भाई आप अपने नाम से क्यों कर रहे हैं? एजेंट कभी भी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे। अगर एजेंट अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एजेंट खुद जिम्मेदार होगा, फिर प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा। कोई सवाल? सॉरी, नहीं, फोर्थ वाला तब आएगा जब ये सेकंड वाला नहीं होगा। देखें, दो तरह के एमसीक्यूज होते हैं, बहुत अहम बात है, गौर से सुने। दो तरह के एमसीक्यूज होते हैं, एक होता है चूज द करेक्ट, उसमें सारे गलत होते हैं, एक करेक्ट होता है। दूसरा होता है चूज द बेस्ट। उस चूज द बेस्ट में क्या होता है कि एक से ज्यादा सही होते हैं, जो जो ज्यादा सही है। जब रोहान ने अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो जिम्मेदार हो गया। अब भले प्रिंसिपल नोन है अननोन, थर्ड पार्टी उसको तलाश करने की कोशिश
करेगी ही नहीं। जी, in which situation can agent be held personally liable for a contract when Anika acts on behalf of a fictitious। मैं आपसे फिर कह रहा हूं ना, जब आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली तो पहला भी ठीक है, लेकिन जब पहला वाला पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा पर्सनल जिम्मेदारी, तो बाकी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में अपने खुद की जिम्मेदारी ले लें तो आपको लगता है थर्ड पार्टी इधर जाएगी उसको ढूंढेगी उसको ढूंढेगी आपके। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा बेटा जो भी आपको F4 में पढ़ना है मुझसे पूछ लें। अब आप किसी और को तलाश नहीं, आप बोलो हमारे सर ने बोला हम सर से पूछेंगे, तो सब बातें बाद में होंगी ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट चूज द करेक्ट, दिस इज चूज द बेस्ट। ये तीनों ऑप्शन इंप्लाइड के हैं, बी सी और डी तीनों इंप्लाइड के हैं। ए जो पहला ऑप्शन है अथॉरिटी गिवन बाय द प्रिंसिपल टू द एजेंट एक्चुअल है ना। समझ में आ रही व्हाट इज एक्चुअल अथॉरिटी? जब प्रिंसिपल एजेंट को खुद से अथॉरिटी दे, असली में दे, कोई अंदाजा नहीं लगा रहा, इंप्लाइड नहीं है, किसी की पोजीशन से नहीं, एक्चुअल में दिए, दैट्स एक्चुअल। कोई सवाल? ये क्या लिखा हुआ है? इतना तो आसान था ये। ये तो सबसे आसान था और ये मेजोरिटी ने गलत किया है। एक्शंस इंप्लाइड, किसने किया इंप्लाइड? हाँ ठीक है, लेकिन विच टाइप अथॉरिटी एस्टैब्लिश थ्रू द एक्शंस। वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जब, देखिए जुमला सुने, जब प्रिंसिपल ने देखा कि प्रीवियस डीलिंग्स बहुत अच्छी थी तो उसने अपने एक्शन से एजेंट को एजेंट बना लिया। ये तो हर जगह ही ऐसा होता है, जब आप किसी को एजेंट बनाते हैं उसका पास रिकॉर्ड देख के एजेंट बनाते हैं ना। यहाँ जो ज्यादा अहम बात थी वो एक्शन था, और एक्शन का मतलब इम्प्लाइड।
अच्छा जी, ये कह रहा है कि जब रेटिफिकेशन होती है उसकी कुछ कंडीशन थी, और पहली कंडीशन इसमें है, और वो है ऑप्शन नंबर डी, के रेटिफिकेशन तभी हो सकती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट के वक्त प्रिंसिपल दुनिया में एग्जिस्ट करता हो। याद आया पॉइंट? किसी का कोई सवाल? बातें नहीं। अच्छा, अभी तक की जो हमारी रैंकिंग है उसमें मुजम्मिल कौन है? मुजम्मिल नंबर 1 आ रहे हैं। दाऊद कौन है? दाऊद नंबर 2। इसका और सारा कौन है? सारा नंबर 3। सोहान, सोहानी, सोहानी। इजान मिर्जा उसके बाद आ रहे हैं इन, और उसके बाद ये आ रहे हैं KANAN। क्या नाम लफ्ज बना? कनान। कनान साहब जो है 6 आ रहे हैं। अयान 7 आ रहे हैं। जुहेब 8 आ रहे हैं। अच्छा भाई, अगला सवाल जो था इस ये सवाल था कि जब किसी की अथॉरिटी रिवोक कर ली जाती है तो क्या होता है? प्रिंसिपल मस्ट इन्फॉर्म द, तो इस एग्जाम्पल में डेविड था प्रिंसिपल, तो उसको फौरन बताना चाहिए। अगर वो नहीं बताएगा तो फिर एजेंसी रिलेशन खत्म नहीं होगा और फिर वो एजेंट बाय स्टॉपेल बन जाएगा। किसी का कोई सवाल? जी, उसका असर क्या है? नेक्स्ट क्या है? अच्छा बताएं, जब किसी का अथॉरिटी, चलें एग्जाम्पल बनाते हैं, अगर किसी को अथॉरिटी से हटा दें तो उसके बाद वो कंटिन्यू करती रही, ये जवाब होगा। तो आप कह सकते हैं शायद कॉन्सिक्वेंस कैन नॉट बी द बेस्ट वर्ड फॉर हेयर, आप ये कह सकते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इफ डेविड। चल, तो आपके ख्याल में कॉन्सिक्वेंस की वजह से कौन सा आंसर सही है? कैसे? नहीं नहीं, वन बाय वन चलते, वन बाय वन। नहीं, आर्या कैन कंटिन्यू, लॉ तो नहीं कहता आर्या को ऐसा करे। अगर वो करेगा तो वो बना तो रहेगा एजेंट, लेकिन उसको असुरन करना तो नहीं, तो करना तो नहीं चाहिए ना उसको। ठीक है, नंबर नेक्स्ट 8 हो गए। 9th क्वेश्चन। एक्सप्रेस अथॉरिटी इज क्लियर, वो वाजे होती है। इम्प्लाइड को अज्यूम करना पड़ता है। ये आंसर बी ठीक है, बाकी A, C और D गलत है। कोई सवाल? सॉरी। जी जी, आ गया। जी। नहीं नहीं, ये बी आंसर है ना इसका। बस ये वो डर गया आपसे।
जल्दी तो आसान है यार, इसमें क्या ढूंढना सोचना। ऐसा बेटा दिल में सोचे। ये कहां से आया सवाल, जोर से। एजेंट बाय नेसेसिटी, ठीक है जी। अनरीचेबल, जब प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान राब्ता ना हो पा रहा हो, कम्युनिकेशन, ये पहली शर्त थी एजेंसी रिलेशनशिप की, याद है। ओए तो बहुत सारे लोग गलत हो गए। हाँ जी, जब थर्ड पार्टी को पता चल जाए कि एजेंट के पास एक्चुअल अथॉरिटी नहीं है, तो दे कैन नॉट रिलाई ऑन अपेरेंट अथॉरिटी ना। जब आपको पता चल गया, मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपको पता चल गया है कि टीएसए के अंदर ऊपर जो वो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वहां पे आप 1 लाख से ऊपर पैसे जमा, फिर भी आप 1,20,000 जमा करा दें, तो मैंने क्या कहा था, टीएसए जिम्मेदार। तो दे कैन नॉट रिलाई, अपेरेंट अथॉरिटी पे आप नहीं जा सकते। जब एजेंट को पता चल, सॉरी, थर्ड पार्टी को पता चल जाए कि एजेंट के पास अपेरेंट अथॉरिटी नहीं है, तो आप उस अपेरेंट जिस चीज का पता है कि नहीं है, तो आप उस पर रिलाई कैसे कर सकते हैं। लॉजिकल भी सोचे ना। आपको पता है कि एजेंट के पास अपेरेंट अथॉरिटी नहीं है, तो हाउ कैन यू रिलाई ऑन अपेरेंट अथॉरिटी। समझ में आ रही बात। भाई जब उस प्रिंसिपल ने उसको बता दिया अथॉरिटी नहीं है, तो उसको क्यों बताएगा। सवाल पढ़े ना, सवाल। प्रिंस देखिए क्या बोला, what happens if the third party knows that Abigail acting as an agent does not have actual authority। जब उसको पता चल गया है, देखिए हम जुमला क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी को पता चल गया है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अपेरेंट जो है अथॉरिटी नहीं दी हुई। तो जिसने नहीं दी हुई उसको आप बता के क्या करेंगे कि भाई मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अथॉरिटी नहीं दी है। मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस। चलें जी, नेक्स्ट सवाल। लगे कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, एजेंसी लॉ कहता है उसका प्राइमरीली जिम्मेदार कौन होता है, प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। इस एग्जांपल में प्रिंसिपल कौन है, एवरी इज प्राइमरी लायबल। समझ में आ रही बात। ठीक है जी, कोई सवाल।
तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी एजेंसी लॉ के तहत कॉन्ट्रैक्ट होगा बुनियादी तौर पर जिम्मेदार कौन होगा, प्रिंसिपल, लेकिन स्पेशल कंडीशन पे फिर कौन होगा जिम्मेदार, एजेंट। अगर प्रिंसिपल और एजेंट में से कोई मर जाए तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप, एजेंसी रिलेशनशिप एंड हो जाता है। तो ऑप्शन इज द रिलेशनशिप एंड्स ऑटोमेटिकली। कोई सवाल? स्कोप का मतलब क्या है, किस हद तक आप काम कर सकते हैं, लिमिट, तो वर्ड है ना एक्सटेंट। कोई सवाल? ये मेजोरिटी का ठीक हुआ है, जाहिर है। जी जी। एक ऑफिस में एक परचेज मैनेजर है इजला, ये हमेशा सामान खरीदती है और उसको लगता है कि ये सब कुछ उसकी अथॉरिटी के अंदर है, काफी साल से वो ऐसा कर रही है और आज तक उसने कोई प्रॉपर एक्सप्लिसिट अप्रूवल नहीं लिया। एक दिन वो सोचती है कि क्यों ना मैं नया प्रिंटर खरीद लूं, तो वो समझती है कि ये भी मेरी अथॉरिटी के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अप्लाइड अथॉरिटी? इन सारों में से कहाँ किसी ने इम्प्लाइड अथॉरिटी इस्तेमाल किया? जब प्रिंसिपल एजेंट को डिनाई करता है तो क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहा है? नहीं। अब परचेज मैनेजर जो गुड्स इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो वहां अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहा है? यस, हमारे एग्जाम्पल में एक परचेज मैनेजर ने ही अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करके सामान खरीदा। आंसर इज बी। कोई सवाल?
ये तो सबका सही होगा मुझे लग रहा। आंसर भी सबने दे दिया, सबने दे दिया आंसर। बंद कर दूं क्विज? सबका ही सही हो गया यार ये तो। अच्छा जी, तो आंसर इज द एजेंसी रिलेशनशिप इज ऑटोमेटिकली, एजेंट के मरते ही, सॉरी प्रिंसिपल के बैंकरप्ट होते ही एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। 17 सवाल, 17th क्वेश्चन। इसमें दो आंसर ठीक हैं, ए और डी। डी ज्यादा ठीक है, आप लोग ए पे चले गए। क्या ये बात समझ में आई? जिसका गलत हुआ उसने ए किया है ना, है ना, तो डी भी ठीक है। अच्छा, जिसने सही किया उसने डी किया, बी और सी तो खैर बिल्कुल ही पागल वाले ऑप्शन थे। क्या ये बात समझ में आई? अगेन इट वाज चूज द बेस्ट। ये तो जल्दी कर लें, बंद कर दो उसका आंसर, इतना तो आसान है ये। हो गया सबका आंसर? एंड कर दूं? तो ये भी किसे गलत किया? अच्छा जी, ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर द एजेंट, द एजेंट मस्ट इन्फॉर्म द थर्ड पार्टी। ये भी किसी लोगों ने क्लिक किया। हाँ जी, रेटिफिकेशन होने की शर्त यह है कि प्रिंसिपल के पास लीगल कैपेसिटी होना, कानूनी तौर पे वो उस चीज का मालिक हो या उस चीज से रिलेटेड हो जिसका वो कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये 12 लोगों का सही हो, 8 लोगों का गलत हुआ। एजेंट अपेयर्स टू हैव अथॉरिटी। कोई सवाल? अपेरेंट अथॉरिटी ये है ना इम्प्लीकेशन, अपेयर अपेरेंट में होती है ना, अपेयर ऐसा लगता है कि ये है। कोई सवाल?
क्या आपने क्या क्लिक किया है? ए तो कह रहा हूं मैं, बेटा मैं ए तो कह रहा हूं, आप क्या कह रही हैं? हाँ ये बोले ना, आप ये बोले जी, क्या कह रही हैं? जी बेटे, थर्ड पार्टी ने एजेंट को राब्ता किया और कहा कि मेरे ब्याह पे जाके कर लेंगे, क्या लिखा हुआ है? Isla is the real estate agent who has been working with the client Benjamin to sell his house. One day a potential buyer approaches. Buyer ने उसको अप्रोच किया और कहा कि वो उसके बेहाफ पे कर ले, ठीक है। आइसला कॉन्फिडेंटली अग्रीज। अब बायर को क्या लग रहा है? द एजेंट अपेयर्स टू हैव, जब तो उसको कहा कि आप जो है जाके कर लो। लास्ट क्वेश्चन। 5 सेकंड। यार ये तो गलत नहीं करना चाहिए था यार। इम्प्लाइड ना कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, मतलब इसमें क्या था? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैन बी डैश फ्रॉम द, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी डैश होता है फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, इंप्लाइड होता है। तो इसमें गलती करने की क्या गुंजाइश थी? कौन सा वाला? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैन बी डैश, क्या होता है? इंप्लाइड होता है, रिवोक्ड होता है, एक्सप्रेस्ड होता है फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, हालात और पार्टीज का कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या? कौन सवाल कौन पूछ रहा है? कंडक्ट का मतलब क्या होता है? आप लास्ट क्लास में थे, पिछली क्लास में इम्प्लाइड हमने पढ़ा था एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब क्या बताया था? और कंडक्ट का मतलब क्या है? एक्शन। मुजम्मिल, इजान और दाऊद, ठीक है जी। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, और आज हमारा ये क्विज हो गया खत्म, ठीक है जी। इंशाल्लाह अगली क्लास में ये नोट्स ले लें आप लोग, ये लेके आइएगा आप लोग अगली क्लास।